नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं आपका अपना होस्ट डॉक्टर परमेश्वर राजपूत। स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में जिसका नाम है स्टडी बाबा बी अ स्टडी लवर। दोस्तों, जो हमने एनसीईआरटी बेस्ट 11th स्टैंडर्ड बायोलॉजी का एक चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर का नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसका आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। चलो तो शुरू करते हैं गाइस। ये पार्ट सेकंड में हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। पार्ट वन में हमने क्या देखा था? पार्ट वन में हमने देखा था रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में। रेस्पिरेटरी ऑर्गन में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं आपको पता है। उसके अंदर नॉस्ट्रिल, नेजल चेंबर, नेजोफेरिंग्स, फिर आता है लैरिंग्स, फिर ट्रकिया, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर लास्ट में आता है अल्वियोलाई। ये हमने डिटेल में देखा था रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। गाइज, आज हम देखेंगे ब्रीदिंग। ब्रीदिंग होता कैसा है, मैकेनिज्म क्या है, ब्रीदिंग एग्जैक्टली होता कैसा है, वो हम आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चलो तो शुरू करते हैं। ब्रीदिंग का मतलब मैंने आपको बताया था। ब्रीदिंग को ही हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन और रेस्पायरेशन। गाइज, रेस्पिरेशन के दो टाइप्स होते हैं, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है इंस्पिरेशन, एक होता है इंस्पिरेशन और एक होता है एक्सपिरेशन। समझ रहे हो? इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? इन ये देखो, रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन अंदर आना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना। जो ऑक्सीजन जो अंदर आता है ना, इनसाइड द बॉडी, और इन का मतलब है ऑक्सीजन को अंदर लेना। द एटमॉस्फेरिक ड्रॉन इन, ये ऑक्सीजन बोले तो एटमॉस्फेरिक एयर का मेन कंटेंट है। जो एटमॉस्फेरिक एयर होता है, जब हम बाहर से एटमॉस्फेरिक अंदर बॉडी के अंदर लेते हैं, उसमें सबसे ज्यादा कंटेंट ऑक्सीजन का होता है। वैसे तो नाइट्रोजन का होता है, लेकिन हम बॉडी के लिए ऑक्सीजन की बात कर रहे थे। यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो इंस्पिरेशन में क्या करेंगे? हम ऑक्सीजन को, एटमॉस्फेरिक एयर को बाहर से बॉडी के अंदर लेंगे, इसको बोलते हैं हम इंस्पिरेशन। फिर एक्सपिरेशन का क्या मतलब होता है? एक्सपिरेशन का सिंपल मतलब, जैसे ऑक्सीजन को इधर अंदर लिया, यहां पर क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर छोड़ेंगे और बॉडी के बाहर इसको रिलीज करेंगे, आउट करेंगे, राइट? तो इसका मतलब होता है एक्सपिरेशन। समझ रहे हो? अब ये डेफिनेशन से देखेंगे। ब्रीदिंग इन्वॉल्व टू स्टेजेस। तो ये दो स्टेज कौन सा है? एक होता है इंस्पिरेशन और एक होता है एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? मैंने बताया आपको अभी। इसके अंदर एटमॉस्फेरिक एयर ड्रॉन इन। एटमॉस्फेरिक क्या होता है? एयर ड्रॉन इन, अंदर आती है बॉडी के। अभी एक्सपिरेशन में क्या होता है? फिर जो अंदर की एयर होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण ज्यादा होता है, तो उसको हम अल्वियोलर एयर भी बोलेंगे। जैसे बाहर की एयर को हमने क्या बोला? एटमॉस्फेरिक एयर। वैसे जो अंदर बॉडी के अंदर जो एयर होती है, जिसे हमें बाहर छोड़ना है, बाहर रिलीज करना है, तो उसको हम बोलेंगे अल्वियोलर एयर। ये अल्वियोलर जो एयर होती है, इसको हम करते हैं रिलीज आउट। इसके अंदर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण ज्यादा, तो ये इसको बोलते हैं हम एक्सपीरेशन। समझ में आया? इंस्पिरेशन का मतलब है एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेना, एक्सपिरेशन का मतलब होता है अल्वियोलर एयर को बाहर फेंकना। समझ रहे हो? अभी ये चीज तो हमें समझ में आ गई, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। लेकिन ये ऑक्सीजन अंदर आना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाना, ये होता कैसे? किसकी वजह से ये चीज हो पाती है? गाइज, ये दोनों चीज होती है प्रेशर डिफरेंस की वजह से। क्या बोलते हैं इसको हम? प्रेशर डिफरेंस के वजह से। और प्रेशर डिफरेंस को ही हम और एक वर्ड बोलेंगे, प्रेशर ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे इसको? प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट। तो यहां पर समझ में आ रहा है आपको? डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट बोलते हैं। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। किसका डिफरेंस? प्रेशर का डिफरेंस। और ये प्रेशर का डिफरेंस किसके बीच का डिफरेंस है? ये गाइस, ये डिफरेंस है लंग्स के अंदर की जो एयर होती है उसके बीच और बाहर की एटमॉस्फेरिक एयर, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलेंगे हम प्रेशर ग्रेडियंट। देखो, लंग्स में कितना प्रेशर है और एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर कितना प्रेशर है, दोनों के बीच जो डिफरेंस आएगा उससे डिसाइड होगा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जाना कौन सी साइड है। ओके, ये जो प्रेशर डिफरेंस एग्जैक्टली होता क्या है वो हम डिटेल में देखेंगे। ये देखिए, पहले हम आपको समझा देता हूं क्या होता है इसमें प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होता क्या है एग्जैक्टली। आपको डायग्राम से बता देता हूं। देखो, अभी देखो,
यहां पर दिया हुआ है, ये निगेटिव सिंबल है, ये पॉजिटिव सिंबल, ये देखो यहां पर पॉजिटिव, यहां पर निगेटिव। अब ये मतलब समझिए, देखो अभी एक एक ये समझने से पहले आपको केमिस्ट्री का एक लॉ बताना चाहता हूं जिसका नाम है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, एक मिनट। बॉयल्स लॉ क्या होता है? बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ होता है गाइस, प्रेशर और वॉल्यूम ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये जो है ना, ये प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एक ही बात है ना, प्रेशर और वॉल्यूम में क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन है। प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम क्या होता है? कम होता है। ओके, समझ रहे हो? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर सेम है, जब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तब प्रेशर जब बढ़ता है ना तो वॉल्यूम कम होता है, और जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है। ये लॉ याद रखो बस अभी। ओके, चलो अभी देखते हैं यहां पर। अभी यहां पर दो चीजें होती है, एक होता है प्रेशर का कम होना, एक होता है प्रेशर का ज्यादा होना। अभी देखो, इनहेलेशन, इनहेलेशन का मतलब होता है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन में क्या होता है एग्जैक्टली देखिए, अभी देखो जैसे यहां पर इंस्पिरेशन में मेन कारण क्या रहता है जो प्रेशर डिफरेंस बनाता है? एक होता है यहां पर नीचे होता है डायफ्राम, क्या रहता है? इसको बोलते हैं हम डायफ्राम। ये देखो डायफ्राम, ये डायफ्राम होता है। ये डायफ्राम में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन होता है किसमें? डायफ्राम में। और यहां पर होती है गाइज रिब्स के बीच में, दो रिब्स के बीच में मसल होती है, उसे बोलते हैं हम इंटरकॉस्टल मसल। ये देखो ये रिब्स है, ये भी रिब्स है, ये देखो ये स्टर्नम हुआ, ये जो स्टर्नम पार्ट है यहां पर लिखा है स्टर्नम, और स्टर्नम से क्या हुई? रिब्स गई रहती है, ऐसे रिब्स होती है, फसलियां होती है। दो फसलियों को जोड़ने के लिए एक मसल होती है, दो तीन प्रकार की मसल होती है, उसको बोलते हैं हम इंटरकॉस्टल मसल। एक इंटरकॉस्टल मसल, इंटरकॉस्टल का मतलब होता है रिब, रिब, रिब का मतलब फसली, और इंटर का मतलब होता है दो रिब्स के बीच वाला। तो इंटर ये वाली और रिब और ये वाली रिब, ये दोनों रिब्स को कनेक्ट करने वाली एक मसल होती है, उसे बोलेंगे हम। इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक होती है बाहर वाली मसल, उसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ये मसल है। और जो अंदर वाली होती है उसे बोलेंगे हम एक इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, मसल। ओके, दो टाइप्स होते हैं मसल के, एक होता है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और ये अंदर की होती है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। मसल तो एक ही है, इंटरकॉस्टल मसल का नाम है। जो बाहर की साइड से होती है उसे बोलेंगे हम एक्सटर्नल, और जो अंदर की साइड से होगी उसे बोलेंगे हम इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। अभी देखो यहां पर समझ रहे हो, देखो ये जो रिब्स है, ये रिब्स के बीच में जो मसल रहेगी, जो इंस्पिरेशन के अंदर है ना, इंस्पिरेशन के अंदर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो होती है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, इसमें होता है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मींस सिकुड़ जाना, छोटा हो जाना। मसल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। और यहां पर डायफ्राम भी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। समझो ये दोनों, ये दो ही चीज है, एक होती है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल और एक होती है डायफ्राम। ये दोनों चीजों की वजह से अपनी चेस्ट में मूवमेंट होती है, अपनी जो चेस्ट होती है उसमें जो मूवमेंट होते हैं ना, बस ये दो चीजों की वजह से होती है, एक होती है मसल और एक होती है डायफ्राम। अभी इंस्पिरेशन के अंदर क्या होगा? ये जो इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम, इसमें होगा कॉन्ट्रैक्शन। अभी जैसे इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा ये डायफ्राम जाएगा नीचे, और जो इंटरकॉस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो रिब्स है, जो रिब्स और स्टर्नम, ये दोनों जाएंगे ऊपर की साइड। समझ रहे हो? ऊपर की साइड रिब्स जो रहेगी ऊपर की साइड भी जाएगी और थोड़ा सा लैटरल भी जाएगी। समझ रहे हो? डायफ्राम जाएगा नीचे और जो रिब्स रहेगी वो ऊपर की साइड और थोड़ा सा लैटरल, अपर एंड लैटरल पोजीशन में जाएगा। ओके, अपनी चेस्ट मूवमेंट देखो कैसी होती है, एकदम ऐसे अपवर्ड नहीं होती है, थोड़ा अपवर्ड तो होती है और साइड में भी होती है।
तो ये जो होती है ना, ये होती है इंटरकॉस्टल मसल की वजह से, और जो नीचे होती है ये होती है डायफ्राम की वजह से। अब यहां पर हुआ क्या, देखो ये जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ दोनों की वजह से, इससे क्या हुआ, ये चेस्ट है इसको बोलते हैं हम थोरैसिक चेंबर। क्या बोलते हैं इसको, थोरैसिक चेंबर, थोरैसिक चेंबर। अब ये थोरैसिक चेंबर क्या होगा, इसका साइज बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। अभी दोनों क्या हुआ, एक्सपांड होगा ना, चेस्ट क्या होगा यहां पर एक्सपांड होगा, तो एक्सपांड होने की वजह से थोरैसिक चेंबर का क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये एरो दिखा रहा हूं मैं ऊपर की साइड, तो ये बढ़ने का एरो, इंक्रीज होता वॉल्यूम, तो थोरैसिक चेंबर में क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अभी ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जैसे बाहर होता है वैसे ही अंदर की साइड से होता है, जो अरेंजमेंट होती है चेस्ट में वैसा ऐसा रहता है कि थोरैसिक चेंबर में जो चेंजेस हो रहा है वही चेंजेस अंदर लंग्स में भी होता है। अभी लंग्स को हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी चेंबर बोलेंगे और पल्मोनरी कैविटी बोलेंगे। अब जैसे थोरैसिक कैविटी के अंदर वॉल्यूम बढ़ता है वैसे पल्मोनरी कैविटी के अंदर भी बढ़ता है, उसको बोलेंगे हम पल्मोनरी चेंबर। तो ये जो पल्मोनरी चेंबर के अंदर, पल्मोनरी चेंबर, तो इसमें भी क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब इसको हम एक वर्ड और बोल सकते हैं, थोरैसिक चेंबर के अंदर जो वॉल्यूम बढ़ेगा उसे बोलेंगे हम थोरैसिक वॉल्यूम। क्या बोलेंगे, थोरैसिक वॉल्यूम जो बढ़ रहा है। और जो पल्मोनरी चेंबर के अंदर जो वॉल्यूम रहेगा उसे बोलेंगे हम पल्मोनरी वॉल्यूम, पल्मोनरी वॉल्यूम, वो भी बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, समझ रहे हो। यहां तक आपको समझ में आया कि इंटरकॉस्टल मसल, इसका कॉन्ट्रैक्शन और डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन है, दोनों कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ, जो थोरैसिक चेंबर है इसका साइज बढ़ा, इसका साइज बढ़ने की वजह से क्या हुआ, ये एक्सपांड हुआ तो इसमें वॉल्यूम बढ़ा। अब ये वॉल्यूम बढ़ा तो कौन सा वॉल्यूम बोलेंगे, इसको बोलेंगे थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ा। अभी नीचे जो, अब थोरैसिक वॉल्यूम जैसे बढ़ता है तो अंदर जो होता है लंग्स, उसका भी वॉल्यूम बढ़ेगा, तो उसको बोलेंगे हम पल्मोनरी चेंबर, तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो यहां पर दो वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, एक थोरैसिक वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, उसकी वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ रहा है। अभी यहां पर देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या होगा मुझे बताओ। अब यहां पर मैंने बॉयल्स लॉ आपको बताया था, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर क्या होता है, कम होता है। अभी वॉल्यूम तो बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या होना है, कम होना है। तो प्रेशर को क्या बोलेंगे हम, प्रेशर होगा यहां पर कम, प्रेशर कम होगा, डिक्रीज होगा। अभी प्रेशर कहां का कम होगा, पल्मोनरी प्रेशर, इसको हम बोलेंगे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। क्या बोलेंगे, इंट्रा पल्मोनरी, इंट्रा पल्मोनरी, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो क्या होगा, बढ़ेगा। ये समझ रहे हो, वॉल्यूम बढ़ रहा है, सॉरी ये होगा कम, प्रेशर क्या होगा, कम। कौन सा, इंट्रा पल्मोनरी। अब यहां पर एक वर्ड यूज किया है इंट्रा, इंट्रा का मतलब क्या होता है, देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है इंटर और एक होता है इंट्रा। ओके, इंटर और इंट्रा। अब एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। अब अपने अपने भारत देश के अंदर बहुत सारे स्टेट होते हैं, बहुत सारे राज्य, महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ऐसे बहुत सारे स्टेट है। आपको ट्रैवल करना है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। जैसे आपको ट्रैवल करना है मध्य प्रदेश से जाना है आपको गुजरात में, मध्य प्रदेश से जाना है गुजरात में। क्या किया हमने, एक स्टेट से हम जा रहे हैं दूसरे स्टेट में, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे गाइस इंटर स्टेट, इंटर स्टेट ट्रैवलिंग। हमारी ट्रैवलिंग कैसे हो रही है, दो स्टेट के बीच में हो रही है, इसको बोलेंगे इंटर स्टेट ट्रैवल। लेकिन गाइज जब मैं ऐसे बोलता हूं दो स्टेट के बीच में तो वर्ड आता है इंटर। अभी मैं बोलूंगा आपको ट्रैवल करना है सिर्फ एमपी के अंदर ही, आपको ट्रैवल करना है एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर ही घूमना है, आपको स्टेट के बाहर जाना ही नहीं है, सिर्फ आपको स्टेट के अंदर ही ट्रैवल करना है, तो उसको बोलेंगे हम इंट्रा स्टेट ट्रैवल, इंट्रा स्टेट ट्रैवल। समझ रहे दोनों का बीच का डिफरेंस। इंटर का मतलब होता है दो अलग अलग बॉडी को कनेक्ट करना, दैट इज इंटर। लेकिन इंट्रा का मतलब होता है एक ही बॉडी के अंदर, एक ही स्टेट के अंदर, उसे बोलेंगे हम इंट्रा। ओके, अब यहां पर समझो, इंट्रा का मतलब होता है पल्मोनरी, इंट्रा पल्मोनरी मींस लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर की बात कर रहे हैं यहां पर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर लंग्स के अंदर। तो ये कौन सा, ये देखो ये लंग्स,
ये जो है ना, ये इसको बोलेंगे हम इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। क्या हो रहा है यहां पर? इंट्रापल्मोनरी प्रेशर यहां पर हो रहा है गाइस, कम हो रहा है। समझ रहे हो? इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हुआ। अभी जैसे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? निगेटिव हो रहा है प्रेशर। जैसे प्रेशर बढ़ता है तो हम बोलेंगे पॉजिटिव प्रेशर हो रहा है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? निगेटिव प्रेशर हो रहा है। क्यों? क्योंकि निगेटिव प्रेशर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्रेशर हो रहा है कम। अब यहां पर सिंबल है देखो, निगेटिव प्रेशर, और यहां पर पॉजिटिव दिखा है। अभी देखो, अभी कभी भी आपको गैस का फ्लो देखना है तो कैसे फ्लो होता है? हाइयर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। अभी जैसे एक बलून है, समझो, यहां पर एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। एक बलून है, ये बलून को आपने फ्लो किया, बलून का एग्जांपल जाने दो। जैसे हाई प्रेशर है, जैसे क्या बोल सकते हो आप? जैसे एक एग्जांपल ले, हम एक गाड़ी के टायर होता है, गाड़ी का टायर, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, जो हम वो टायर के अंदर जैसे हवा भरते हैं, क्या उसके अंदर क्या भरी हमने? हवा भरी, एयर उसके अंदर भरी। तो इसमें क्या होगा गाइज? इसके अंदर क्या होता है? थोड़ा प्रेशर ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक एयर। जैसे इसमें पंक्चर होता है, ये गाड़ी के टायर में क्या होगा? पंक्चर, तो इसके अंदर का जो प्रेशर क्या होगा? बाहर आएगा। तो ये कैसा हुआ? एटमॉस्फेरिक एयर में जो प्रेशर था वो ये टायर के जो प्रेशर से क्या है? कम। तो एयर कैसी जा रही है? टायर के अंदर से बाहर जा रही है, मींस हाइयर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। समझ रहे हो? अभी यहां पर देखो, यहां पर लो प्रेशर है, बाहर एटमॉस्फेरिक एयर में हाई प्रेशर। तो प्रेशर कैसा फ्लो होगा? फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर टू अंदर, बॉडी के अंदर जाएगी। समझ रहे हो? म्हणजे एयर कैसे आएगी? अंदर जाएगी, बॉडी के अंदर जाएगी। समझ रहे हो? ये समझ में आया आपको प्रेशर का डिफरेंस? ये जो प्रेशर डिफरेंस है ना, ये प्रेशर का डिफरेंस होने की वजह से क्या होता है? एयर का फ्लो होता है इनसाइड एंड आउटसाइड। बाहर से एटमॉस्फेरिक एयर अंदर जाती है इंस्पिरेशन में, ओके, और एक्सपिरेशन में क्या होता है? इनसाइड जो अल्वियोलर एयर होती है वो जाती है बाहर। अभी जैसे मैंने इंस्पिरेशन बताया, आप एक्सपिरेशन को भी समझ सकते हो। ये देखिए, अब यहां पर कॉन्ट्रैक्शन किस में हुआ था? इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम में। अब यहां पर क्या होगा? अपोजिट कर दो, पूरा उल्टा कर दो। यहां पर अभी इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम में यहां पर होगा रिलैक्सेशन। क्या होगा? रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन का मतलब जो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल की जो ओरिजिनल पोजीशन थी, वो ओरिजिनल पोजीशन पे क्या हो जाएंगे? ये आ जाएंगे, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे। कौन आ जाएगा? डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल। और इसकी वजह से क्या ओरिजिनल पोजीशन पे? और कौन कौन आएगा? एक आएगा रिब्स, जो रिब्स थे जो अपवर्ड गए थे वो भी क्या हो जाएंगे? उसके ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। स्टर्नम भी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, सब नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे। उस टाइम क्या होगा गाइस? एक्सपिरेशन। अब इसमें क्या हो? एक्सपिरेशन होगा। क्यों अंदर का प्रेशर बढ़ेगा? क्योंकि अभी यहां पर रिलैक्स पोजीशन में क्या हुआ? थोरैसिक चेंबर का क्या हुआ? वॉल्यूम, थोरैसिक चेंबर का साइज क्या हुआ? कम हो चुका है, तो इसका वॉल्यूम भी कम होगा। अभी वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। अभी प्रेशर बढ़ेगा, इसके अंदर का प्रेशर बढ़ गया है, तो एटमॉस्फेरिक एयर से ये अंदर का प्रेशर ज्यादा है, तो इसकी एयर जो रहेगी अल्वियोलर एयर, ये जाएगी बाहर। समझ गए? यहां पर प्रेशर कम था तो बाहर की एयर अंदर आई थी, यहां पर प्रेशर ज्यादा हुआ तो अंदर की एयर बाहर गई। अब ये एग्जैक्टली होता कैसे? यहां पर आपको ये समझ में आया प्रेशर डिफरेंस? अभी देख तो, ये पढ़िए, द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू and out of the lung is carried out by creating pressure gradient between lungs and atmosphere। जो मैंने आपको यहां पर बताया था, lungs and atmosphere, एटमॉस्फेयर के जो दोनों का डिफरेंस है, ग्रेडियंट है, उसके वजह से क्या होता है? मूवमेंट होता है एयर का इन टू एंड आउट ऑफ द लंग्स। ओके, अभी देखो यहां पर इंस्पिरेशन कैसे होता है, मैंने आपको अभी पढ़ाया है, ये जो चीज पढ़ाई ना, ये यहां पर लिखी हुई है। देखो, इंस्पिरेशन कैन ऑकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, इसको बोलेंगे हम इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, इज लेस। जो पहली कंडीशन बताई थी मैंने, पहली कंडीशन ये, इसमें प्रेशर कैसा है? कम है, प्रेशर कम है, यहां पर नेगेटिव प्रेशर है। देखो, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन दी लंग्स विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या है? निगेटिव है, कम। इसके वजह से क्या होता है? इंस्पिरेशन होता है। अब एक्सपिरेशन क्या होगा? एक्सपिरेशन कैन ऑकर व्हेन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर हाइयर है, राइट, देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अंदर की तरफ से बाहर एयर जाएगी, इसको बोलेंगे हम एक्सपीरेशन। चलो आगे देखते हैं।
यहां पर देखो मैंने बताया आपको डायफ्राम एंड एक्स मसल होती है स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल बिटवीन द रिब्स। यही क्या करते हैं, ग्रेडियंट बनाते हैं, डिफरेंस बनाते हैं प्रेशर इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। जो अभी मैंने बताया कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल में इंस्पिरेशन में, और एक्सपिरेशन में इसमें होता है रिलैक्सेशन। अब ये स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। देखो ये देखो प्रोसीजर होता कैसा है। देखो इंस्पिरेशन में क्या हुआ, पहले कॉन्ट्रैक्शन हुआ डायफ्राम का। एक चीज आपको मैं बताना भूल गया, ये देखो यहां पर एक चीज मैं आपको बताना क्यों भूला है। देखो यहां पर एक चीज होगी, डायफ्राम जो होता है ना, डायफ्राम की वजह से जो वॉल्यूम होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से यहां पर क्या हुआ, थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ा। लेकिन कौन सी एक्सिस में बढ़ा है, डायफ्राम की वजह से जो एक्सिस है एंटीरियर पोस्टीरियर बढ़ा है। जो बॉडी का रहता है ना, जो बैक साइड रहती है ये होता है डॉर्सल, ये होती है वेंट्रल साइड, ये होती है एंटीरियर जो मुंह की तरफ होती है, हेड की तरफ होती है, और जो बैक साइड में होती है पोस्टीरियर। ओके, जो डायफ्राम की वजह से जो वॉल्यूम बढ़ता है कौन से एक्सिस में बढ़ता है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ता है। और जो इंटरकॉस्टल मसल की वजह से जो वॉल्यूम बढ़ता है वो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में बढ़ता है। ऐसे समझ रहे हो, डॉर्सो वेंट्रल एंड एंटीरियर पोस्टीरियर। चलो देखते हैं। अभी देखो कॉन्ट्रैक्शन हुआ डायफ्राम में, अभी कॉन्ट्रैक्शन डायफ्राम में होने की वजह से क्या हुआ, विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर। और कौन से थोरैसिक चेंबर का वॉल्यूम बढ़ा, लेकिन कौन से एक्सिस में, एंटीरियर पोस्टीरियर में, राइट। अभी सेकंड स्टेप आया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल लिफ्ट्स अप रिब्स एंड स्टर्नम causing increase in volume of thoracic chamber। कौन सी साइड में, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में। समझ रहे हो, डायफ्राम में क्या हुआ, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ता है थोरैसिक चैम्बर का, और इंटरकॉस्टल मसल की वजह से डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में क्या होता है, थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ता है। ये तो चीज समझी, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो वॉल्यूम बढ़ा एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, इंटरकॉस्टल का मसल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो वॉल्यूम बढ़ा डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में। अब ये दोनों के वजह से जो वॉल्यूम बढ़ता है जो होता है ओवरऑल इंक्रीज इन थोरैसिक वॉल्यूम, इसके वजह से क्या हुआ, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ता है, कॉजेस सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। अब ये दोनों के वजह से जो वॉल्यूम बढ़ा है इसके वजह से अंदर का जो प्रेशर रहेगा उसको बोलेंगे हम इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, जो होगा कम। अभी देखो इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर which forces the air from outside to move into the lungs। इसको बोलते हैं हम इंस्पिरेशन। समझ रहे हो आप, एटमॉस्फेरिक एयर के कंपेयर में इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हुआ है, कम हुआ है, इसलिए बाहर से एयर अंदर आती है इंस्पिरेशन में। अभी एक्सपिरेशन में उल्टा कर दो, कॉन्ट्रैक्शन हुआ था डायफ्राम का, रिलैक्सेशन कर दो, इंटरकॉस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रिलैक्सेशन कर दो, वॉल्यूम बढ़ा था, वॉल्यूम कम कर दो, प्रेशर कम हुआ था, प्रेशर बढ़ा दो, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, और हुआ एक्सपिरेशन। ही देखो relaxation of diaphragm and intercostal muscle return the diaphragm and sternum to their normal position। इसको बोलते हैं हम ओरिजिनल पोजीशन पे क्या हो जाता है, सब अपने अपने पोजीशन पे आ जाता है। इसमें क्या हुआ, वॉल्यूम क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, रिड्यूस द वॉल्यूम एंड देयर बाय पल्मोनरी वॉल्यूम। तो रिड्यूस हुआ, थोरैसिक वॉल्यूम कम होता है तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हुआ, और लीड्स टू इंक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। जैसे ही पल्मोनरी वॉल्यूम और थोरैसिक वॉल्यूम ये जो कम होता है तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ता है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। ओके, तो ये पल्मोनरी प्रेशर क्या हुआ, बढ़ा है। तो बढ़ा है तो क्या हुआ, एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपेयर में क्या हुआ, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ा है टू स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉजिंग द एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स। लंग से क्या हुआ, एक्सपल्शन होगा, बाहर फेंका जाएगा एयर को, इसको बोलते हैं एक्सपीरेशन। समझ में आया गाइस, आपको दो चीजें समझ में आई। रेस्पिरेशन में दो स्टेज होती है, एक होती है इंस्पिरेशन और एक होती है एक्सपीरेशन। समझ में आया आपको, जब आप बुक्स में पढ़ेंगे आपके एनसीईआरटी बुक्स में एकदम डिटेल टू लाइन आपको समझ में आएगा। एक भी लाइन ऐसे नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगी, हर लाइन टू लाइन मैंने यहां पर ऐड किया हुआ है। ओके, और पढ़ने के बाद भी आपको कोई दिक्कत आती है ना, कमेंट बॉक्स में आप आराम से पूछ सकते हो गाइस। ओके, चलो अब इसके बाद में हम देखेंगे, ये आपके एनसीईआरटी बुक्स में डायग्राम है, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते। देखो यहां पर डायफ्राम में, अभी इंस्पिरेशन में क्या होता है, इंस्पिरेशन का ये डायग्राम है। ओके, ये इंस्पिरेशन का डायग्राम है और ये है एक्सपिरेशन का डायग्राम।
अभी मैंने आपको मेरे साइड से तो समझा दिया मेरे डायग्राम में, लेकिन आपको ये डायग्राम भी समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये डायग्राम होती है बुक्स में। ये डायग्राम समझ में आए तो आपको जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो अब मैंने जो बताया आपको, कॉन्ट्रैक्शन होता है कहां पर, डायफ्राम एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल जो रिब्स के बीच में होता है। ओके, कौन सी मसल? इंस्पिरेशन में एक्सटर्नल मसल काम करती है, ये चीज भी याद रखना, एक्सटर्नल मसल काम करती है, और एक्सपिरेशन में इंटरनल मसल काम करती है। इंटरनल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। अब यहां पर डायफ्राम एंड इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, तो यहां पर क्या हुआ, डायफ्राम गया नीचे एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, और रिब्स गए अपर एंड लैटरल, अपर एंड लैटरल। यहां पर दिखाया है देखो एरो, ऊपर भी जाती है नीचे भी साइड में भी जाती है, लैटरल। तो इससे क्या हुआ, थोरासिक जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज होता है डायफ्राम की वजह से, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज होता है, और जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है इसमें होता है वो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है। तो वॉल्यूम बढ़ने की वजह से अंदर का जो प्रेशर है ये होता है कम, तो बाहर की जो एयर है जो अंदर लंग्स में इंटर होती है, एयर इंटरिंग द लंग्स। अपोजिट कर दो इसमें, डायफ्राम रिलैक्स होता है तो ये अपवर्ड जाता है डायफ्राम, और जो एक्सटर्नल इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल ये भी रिलैक्स होती है और एक्सटर्नल भी रिलैक्स होती है, लेकिन यहां पर काम ज्यादा इंटरनल करती है, तो इसमें रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन। इससे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स कम होगा, और जैसे वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, और ये प्रेशर अंदर बढ़ेगा तो प्रेशर हो जाएगा प्लस में, बाहर हो जाएगा कम, निगेटिव, तो अंदर से बाहर जाएगी एयर, तो एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम लंग्स। समझ में आया, जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग शोइंग द इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। अभी गाइस ये टॉपिक आपको समझ में आएगा अच्छे से। अभी हम देखेंगे ये जो लंग्स में कितनी एयर अंदर जा रही है और कितनी बाहर जा रही है, इसको बोलेंगे हम वॉल्यूम। जो वॉल्यूम है, एयर की जो वॉल्यूम है वो अलग अलग टाइप से वॉल्यूम रहती है, और लंग्स की कैपेसिटी कितनी है एयर इन करने की और एयर आउट करने की, वो कैपेसिटीज भी हम देखेंगे। ये देखो दो वर्ड है, वॉल्यूम जो एयर अंदर और बाहर जा रही है, वॉल्यूम, और उसकी लंग्स की कैपेसिटी, ये दोनों टॉपिक अब हम डिस्कस करेंगे। देखो ये डिस्कस करने से पहले एक दो लाइन पढ़ लो। अभी हमें जो स्ट्रेंथ है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की, ये स्ट्रेंथ हमने दो चीजों से मेजर की थी, एक डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, लेकिन इसमें और एक मसल काम करती है जिससे हम इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। we have ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of abdominal muscle। एब्डोमिनल की जो मसल होती है उससे हम इसकी स्ट्रेंथ और बढ़ा सकते हैं। आपने देखा योगा करते वक्त आपकी जो पेट होता है, एब्डोमेन होता है, उसमें भी मूवमेंट होता है, देखते हो वो, अब आप भी करके देख सकते हो। जैसे आप इंस्पिरेशन करते हो तो एब्डोमिनल भी, एब्डोमेन जो पार्ट रहता है, जो पेट का पार्ट, उसके अंदर जो मसल, उसमें भी मूवमेंट होता है, तो इसमें एडिशनल पार्ट होता है, ये जो एडिशनल मसल होता है एब्डोमेन, वो भी इसमें काम करती है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में। ये एमसीक्यूज के तौर पे आप याद रखो, एक हेल्दी ह्यूमन में, एक हेल्दी ह्यूमन 1 मिनट में कितनी बार वो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करता है, नॉर्मली कितनी बार वो ब्रीदिंग करता है, म्हणजे सांस कितनी बार लेता है 1 मिनट में। गाइज ये लेता है 12 से 16 बार 1 मिनट में लेता है। यदि आप 12 से 16 बार ले रहे हो नॉर्मल, नॉर्मल पोजीशन में, जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, तो आपका इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि बॉडी की जरूरत ऑक्सीजन की बढ़ जाएगी, उस टाइम बढ़ेगा। लेकिन नॉर्मल पोजीशन में, रेस्ट पोजीशन में एक हेल्दी ह्यूमन की 1 मिनट में 12 से 16 बार ब्रीथ होता है। ओके, और जो वॉल्यूम ऑफ एयर हम मेजर करते हैं, कितना अंदर जा रहा है और कितना बाहर जा रहा है, जो ब्रीदिंग मूवमेंट होता है ना, उसमें जो वॉल्यूम होता है एयर का, उसको कैसे एस्टिमेट करते हैं, कैसे मेजर करते हैं हम, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्पायरोमीटर। जैसे हम बीपी मेजर करते हैं ना, बीपी बढ़ गया, बीपी कम, तो हम एक इंस्ट्रूमेंट ऐसे रैप करते हैं, देखो ऐसे हाथ पे ऐसे पट्टा लगाते हैं, और इधर मशीन रहती है ऐसे, तो इस पे ऐसे रीडिंग दिखाते हैं, तो ये इसको हम बोलते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर। ये स्पिग्मोमैनोमीटर से क्या करते हैं, हम बीपी को मेजर करते हैं, लेकिन लंग्स के अंदर कितना वॉल्यूम आ रहा है, कितना जा रहा है, इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बोलते हैं गाइस स्पायरोमीटर। क्या बोलते हैं, स्पायरोमीटर। चलो अब देखेंगे हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। पहले हम देखेंगे वॉल्यूम के बारे में। गाइस रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के 4 टाइप्स होते हैं, एक होता है टाइडल वॉल्यूम, एक होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और एक होता है रेसिडुअल वॉल्यूम। अब इस सिंपल में समझिए,
टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, इसको टीवी भी बोलते हैं, टीवी, टाइडल वॉल्यूम। एक सिंपल में आप सुन लो पहले। नॉर्मल ह्यूमन बींग, नॉर्मल एकदम एकदम नॉर्मली जब आप सांस लेते हो सांस छोड़ते हो, ये जो नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन हो रहा है, नॉर्मल, हाँ, कोई फोर्सफुल नहीं है, कोई आप ताकत नहीं लगा रहे हो हवा अंदर सांस लेने के लिए, सांस बाहर छोड़ने के लिए, एकदम नॉर्मली जो अंदर एयर जाती है और बाहर एयर आती है, तो ये जो नॉर्मल मूवमेंट होती है, नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन होती है, उसको बोलते हैं हम टाइडल वॉल्यूम। इसके अभी देखो पढ़िए, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, नॉर्मल रेस्पिरेशन में कितनी वॉल्यूम अंदर जा रही है और कितनी बाहर आ रही है, इसको बोलते हैं हम टाइडल वॉल्यूम। और ये टाइडल वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए, ये होती है गाइस 500 ml, आधा लीटर होती है। हेल्दी मैन, और ए हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप टू 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। ये तो एक बार में हुआ, एक नॉर्मल रेस्पिरेशन इंस्पिरेशन में कितना 500 ml हुआ, तो एक मिनट में कितना होगा, तो ये इतने बार 6000, तो 8000 मींस 6 से 8 लीटर गाइस, 6 to 8 लीटर ऑफ एयर। 500 ml आधा लीटर नॉर्मल में, लेकिन एक मिनट में आपको पता है ना 12 से 16 बार इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन होता है, ब्रीदिंग होता है, तो इसमें कितना होगा यहाँ पर 6000 से 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। समझ में आपको? ये एमसीक्यूज आ सकता है आपको। एमसीक्यूज कैसे आएगा, टाइडल वॉल्यूम इज कितना होता है 500 ml, 2500 ml, 1000 ml, 1100 ml, तो ये होता है गाइस 500 ml। और आपको मिनट में पूछा है तो यहां पर आएगा 6000 to 8000 ml, ओके। और लीटर में पूछा है तो 6 to 8 लीटर, ओके। अभी देखेंगे सेकंड पार्ट, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी, यहां से एक वर्ड आपको समझ में आ रहा है, इंस्पायरेटरी, जो आप एयर अंदर ले रहे हो, ओके, लेकिन कैसे ले रहे हो, फोर्सफुल, ताकत लगा के, पूरी ताकत लगा के आप जो अंदर बॉडी के अंदर एयर ले रहे हो ना, पूरी बॉडी के अंदर, तो एकदम ताकत से ले रहे हो, उसको बोलेंगे हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। पढ़िए देखो, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन। आप पूरी ताकत लगा के जब वॉल्यूम ऑफ एयर को अंदर लेते हो, जितना वॉल्यूम आपके बॉडी के अंदर जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा, उसको बोलेंगे गाइस हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अभी उसके अपोजिट में ये कर दो, आप पूरी ताकत लगा के वॉल्यूम, पूरी ताकत लगा के आप बॉडी के बाहर एयर छोड़ रहे हो और एक्सपिरेशन कर रहे हो, वो जो पूरी फोर्सिबल एक्सपिरेशन रहेगा उसमें कितना वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर निकाल रहे हो, उसको बोलेंगे हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझ में आया? इसमें एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर्ड बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन, इसमें कितना होता है 2500 ml से 3000 ml तक होता है, ओके। और जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपीरेशन, ये होता है 1000 ml से 1100 ml। अब यहां पर देखो एक चीज आपको समझ में आ रही है, इंस्पायरेटरी में इतना ज्यादा होता है 2500 3000, और इसमें एक्सपायरेटरी में 1000 और 1100 ही क्यों? क्योंकि आप देखो, आप इंस्पायर ज्यादा कर सकते हो, एक्सपायर कम करते हो। बॉडी क्या करती है, जितना लेना है ले लेती है, लेकिन छोड़ते वक्त वो उतना नहीं छोड़ती है, बॉडी एक्सपेल नहीं करती है ज्यादा। समझ रहे हो यहां पर एक चीज, इंस्पायरेटरी तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन बॉडी क्या करेगी, खुद को भी एयर लगेगी ना, तो वो उतना ही बाहर छोड़ेगी जितना उसको जरूरत है, उसके बाद जो एडिशनल एयर रहेगी, एडिशनल वॉल्यूम वो बाहर छोड़ेगी। तो ये बॉडी कम बाहर छोड़ती है, तो वॉल्यूम थोड़ा कम होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में। ये याद रखना, इंस्पायरेटरी में ज्यादा होता है, एक्सपायरेटरी में कम होता है, तो आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान हो जाएगा, ओके। अभी लास्ट में देखेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम। अब ये रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, देखो आप फोर्सिबल, अब जैसे आप बैठे हो, पूरी ताकत से आपने पूरी एयर बॉडी के अंदर की एयर पूरी बाहर फेंक दी, अब ये बाहर पूरी एयर छोड़ने के बाद भी बॉडी के अंदर वॉल्यूम बचा रहता है। बॉडी के अंदर, मैंने बोला ना आपको, बॉडी कभी भी पूरा वॉल्यूम ऑफ एयर बॉडी के बाहर जाने ही नहीं देगी, वो खुद के लिए भी बचा के रहेगी। वो जो खुद के लिए बचा के रखेगी ना, तो उसको बोलते हैं हम रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल बोले तो जो सिल्लक रहती है, लास्ट में जो एक्स्ट्रा होती है, उसको बोलेंगे रेसिडुअल। देखो, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन। आप पूरी ताकत से एक्सपिरेशन करने के बाद भी बॉडी के अंदर वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स हो जाती है, रहती है अंदर की बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं हम रेसिडुअल वॉल्यूम। और ये कितना होता है 1100 ml से 1200 ml तक। समझ में आपको 4 पॉइंट? एक बार आप वीडियो को फिर से रिपीट करके देख सकते हो, पॉज करके फिर से पीछे लेके आप देख सकते हो, समझ में आ जाएगा। चलो अभी देखेंगे हम कैपेसिटी के बारे में, ओके।
देखें, अब हमने ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम को ऐड करके हम कैपेसिटी भी डिसाइड कर सकते हैं। देखो, बाय एडिंग अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम वन कैन डिराइव वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटी। पल्मोनरी कैपेसिटी का मतलब लंग्स की कैपेसिटी, लंग्स की जो कैपेसिटी उसको बोलेंगे हम पल्मोनरी कैपेसिटी। और ये पल्मोनरी कैपेसिटी से हम क्लिनिकल डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। इसको कोई बीमारी है क्या लंग्स की, कोई दिक्कत है लंग्स में, कोई प्रॉब्लम है, तो ये जो क्लिनिकल डायग्नोसिस है ये भी हम इससे कर सकते हैं। अभी देखो, यहां पर 5 टाइप्स होते हैं कैपेसिटी, जैसे वॉल्यूम में 4 थे, यहां पर होते हैं 5। ये देखो, एक होता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक होता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एक होती है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, और एक होती है टोटल लंग कैपेसिटी। वन बाय वन देखेंगे। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? ये देखो, आप बैठे हो यहां पर, आपने क्या किया, आप सांस अंदर ले रहे हो, सांस बाहर छोड़ रहे हो, एकदम नॉर्मल। ओके, अभी देखो, अभी आपने क्या किया, इंस्पिरेशन किया और एक्सपायरेशन किया। अब यहां पर वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर आ गई। अब नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद में आप कितना वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर ले रहे हो, आपकी कैपेसिटी कितनी अंदर लेने की। यदि आपकी बॉडी की जरूरत ज्यादा है तो आपकी कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी, यदि आपकी बॉडी की जरूरत कम है तो कैपेसिटी कम हो जाएगी। मुझे बॉडी की जरूरत कम है तो उतने उसके हिसाब से लेगी। लेकिन यहां पर देखो, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद आप कितना वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर ले रहे हो, नॉर्मल बोल रहा हूं मैं यहां पर, नॉर्मल, फोर्सिबल एक्सपिरेशन नहीं बात कर रहा हूं। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद आप कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर करेंगे उसको बोलेंगे हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ, आप इंस्पिरेशन करने के बाद आप कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर कर रहे हो, समझ रहे हो। यहां भी नॉर्मल इंस्पिरेशन की बात कर रहा हूं मैं, फोर्सिबल की बात हो ही नहीं रही यहां पर। आप नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर कर सकते हो उसको बोलेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। नॉर्मल इंस्पिरेशन करने के बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर कर सकते हो उसको बोलेंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। और देखो, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। अब इसमें क्या क्या आएगा, नॉर्मल जो होता है टाइडल वॉल्यूम आएगा और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा। अब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में देखो, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर है तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी तो एक्सपायर करेगा यहां पर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। इसमें आएगा टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, अभी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है, ये देखो, मैंने आपको बताया था बॉडी कभी भी इंस्पिरेशन करने के बाद में जब आप एक्सपिरेशन करते हो तो बॉडी अपनी बॉडी के अंदर की, लंग्स के अंदर की जो एयर रहेगी वो पूरा का पूरा एयर कभी नहीं बाहर छोड़ती। वो अपने लिए भी कुछ छोड़ती है, वो अपने लिए सिलक रहती है, रिमेन्स रखती है। उसको क्या बोलते हैं हम, रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते थे। ये जो रेसिडुअल वॉल्यूम है ना, ये कितना वॉल्यूम ऑफ एयर, अभी देखो वॉल्यूम ऑफ एयर, अब यहां पर ये ऐसे करते हैं इसको, नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद बॉडी के अंदर कितना वॉल्यूम रिमेन्स रहता है, कितना एयर इसके अंदर शिल्लक रहता है उसको बोलेंगे हम फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। समझ रहे हो, नॉर्मल एक्सपिरेशन, आप एकदम नॉर्मल से आपकी सांस बाहर छोड़ी, उसके बाद भी लंग्स में जो एयर्स रहेगी, जो लंग्स की कैपेसिटी रहेगी, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर को अकोमोडेट करती है एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद भी, उसको बोलेंगे हम फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अभी देखो, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो वॉल्यूम बचेगा एयर का उसको बोलेंगे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अभी वाइटल कैपेसिटी क्या है, देखो वाइटल कैपेसिटी में हमने पूरी ताकत से एयर को बाहर छोड़ा, और एयर को बाहर छोड़ने के बाद में पूरी ताकत से फोर्सिबल जो एयर अंदर लेते हैं ना, ये कितना वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर लेते हैं, ये हुई आपकी वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी इसमें दोनों साइड आप लिख सकते हो, एक तो फोर्सिबल एक्सपिरेशन के बाद कितना वॉल्यूम हम अंदर ले सकते हो, मैक्सिमम वॉल्यूम, और फोर्सिबल इंस्पिरेशन के बाद आप कितना वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर छोड़ सकते हो उसको भी हम वाइटल कैपेसिटी ही बोलेंगे। ये देखो, दोनों डेफिनेशन है, एक एक्सपिरेशन का भी डेफिनेशन आएगा और इंस्पिरेशन का भी आएगा। देखो, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर फोर्स एक्सपिरेशन, पूरी
जो अंदर का जो वॉल्यूम होता है पूरा बाहर छोड़ने के बाद में आप मैक्सिमम कितना एयर अंदर ले सकते हो उसको बोलेंगे हम वाइटल कैपेसिटी। और इसका डेफिनेशन में इंस्पिरेशन में जब कितना पूरा इंस्पिरेशन फोर्स इंस्पिरेशन लेने के बाद आप कितना वॉल्यूम ऑफ ब्रीथ कर सकते हो, एक्सपायर कर सकते हो, तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट मींस एक्सपायर कर सकते हो आफ्टर फोर्स इंस्पिरेशन, इसको बोलेंगे हम वाइटल कैपेसिटी। दोनों डेफिनेशन आप आ सकती है। ओके चलो अभी लास्ट है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब होता है बॉडी के अंदर जो लंग्स है, लंग्स के अंदर पूरा वॉल्यूम इंस्पायर फोर्सिबल इंस्पिरेशन करने के बाद इसमें जो वॉल्यूम रहेगा ना, पूरी ताकत से लंग्स के अंदर आप लंग्स को पूरी वॉल्यूम से भर दिया है। ओके इसको बोलेंगे आप टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, जो लंग्स के अंदर अकोमोडेट हो सकती है उसको बोलेंगे हम टोटल लंग कैपेसिटी। अब टोटल बोला तो टोटल आएगा लंग्स में कितना पूरा वॉल्यूम, लंग्स का पूरा एयर से भर दो। देखो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पिरेशन, पूरी ताकत से आप इंस्पिरेशन करने के बाद जो एयर इसमें रहेगी उसको बोलेंगे हम टोटल लंग कैपेसिटी। इसमें आएगा वाइटल कैपेसिटी और रेसिडुअल वॉल्यूम। गाइस कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप रिपीट देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ओके गाइस चलो गाइस थैंक यू, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर तो जरूर करो गाइस एंड सब्सक्राइब करने को मत भूलिए। ओके थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।